हेलो दोस्तों, आओ इतिहास पढ़ो के आज के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये नाइन्थ क्लास का जो टॉपिक है रशियन रेवोल्यूशन सेकंड चैप्टर, पिछली कक्षा में हम लोगों ने कुछ बातें पढ़ी थी। आज उसके आगे की बात करते हैं। हम लोगों ने पढ़ी क्या थी? अप टू ब्लडी संडे। ब्लडी संडे 1905। तो चलिए यहां तक तो हो गया, लेकिन ये फाइनल नहीं था। ये फाइनल एपिसोड नहीं था। अब हम लोग देखेंगे कि फाइनल तो हुआ 1917 में, तो 1905 से लेकर 1917 तक यह क्रांति किस तरीके से आगे बढ़ी। अब क्या हुआ कि ये ब्लडी संडे हो गया, यानी आपका 1905 की क्रांति हुई। तो इस क्रांति के कुछ परिणाम सामने आए। अब परिणाम क्या सामने था कि राजा राजा इसमें क्या किया कि एक ड्यूमा बनाने का स्वीकार कर लिया। ड्यूमा का गठन किया। अब आप सोचिए कि ये ड्यूमा क्या है। एक तरह से ये लोगों का रिप्रेजेंटेटिव चुनने की प्रक्रिया है। राजा उनकी सलाह से शासन करेगा। अब राजा की मजबूरी थी, चूंकि ब्लडी संडे में इतने ज्यादा लोग मारे गए हैं, पूरे देश का माहौल खराब हो गया था। लोग राजा से बड़ी बुरी तरह नफरत करने लगे थे। चारों तरफ आंदोलन की तैयारियां थी। तो राजा ने कहा कि भाई लोहा गर्म है, इस समय इनको थोड़ी छूट दे दो, तभी आगे बढ़ पाओगे। तो राजा ने वही किया कि ड्यूमा का गठन कर दिया, और ड्यूमा के माध्यम से एक प्रधानमंत्री भी चुन लिया। प्रधानमंत्री कौन था? कर्नस्की। तो ये कर्नस्की प्रधानमंत्री हो गए। अब इनके सलाह से, ड्यूमा की सलाह से इनको शासन करना था। ब्लडी संडे के बाद से हुआ क्या कि कुछ चीजें, एक तो ड्यूमा को ही स्वीकार कर लिया। उसके बाद में क्या हो गया कि मजदूरों को, खासकर मजदूरों को कई प्रकार की छूट दे दी गई। कई प्रकार की छूट दी गई, छूट दे दी। लेकिन ये और क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि नहीं भाई, ये जो मूल्य वृद्धि का जो समस्या है, चूंकि क्या हुआ कि अब इसके बीच में 1905 के बाद में शुरू क्या हो गया था कि वहां औद्योगिकरण का प्रथम चरण शुरू हो गया था। रेल की लाइनें लग गई थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन गई थी। तो ये गांव के मजदूर क्या हुए कि अब शहरों में, चूंकि कृषि से तो इनको इतना लाभ था नहीं, तो ये गांव के मजदूर क्या हो रहे थे कि ग्रामीण मजदूर शहरों की तरफ जा रहे थे। शहरों में मजदूरों का प्रस्थान, मजदूरों का प्रस्थान हो रहा था। तो ये जा रहे थे और वहां गए तो वहां भी इनकी यही दशा। क्यों भाई? अब महंगाई बढ़ रही थी, प्राइस राइज था। महंगाई बढ़ गई। तो इन सब के खिलाफ ये लोग लगातार मांग कर रहे थे। जो मजदूरी के जो घंटे थे, मजदूरी के घंटे काफी ऊंचे थे, काफी ऊंचे थे। ये ऊंचा मतलब क्या हुआ? ऊंचा का मतलब हो गया कि ये 16 घंटा से भी अधिक, 16 घंटों से अधिक। अब बताइए कि मजदूर अगर 16 घंटे काम करेगा। और क्या था कि जो काम करने की इनकी जगह थी, जहाँ ये काम करते थे, वहाँ कोई व्यवस्था इनके लिए नहीं थी। ना तो इनके लिए पानी की व्यवस्था थी, ना सैनिटेशन की व्यवस्था थी। जिन शहरों में मजदूर रह रहे थे, ये क्या कर रहे थे? झुग्गी झोपड़ी में, स्लम्स, झुग्गी झोपड़ी में रहने पर मजदूर थे। झोपड़ी में
निवास के लिए मजबूर थे। अब कोई इसमें ध्यान देने वाला तो है नहीं, तो इन लोगों ने क्या किया, कहा कि नहीं भाई, अब राजा के विरुद्ध मतलब उस राजतंत्र के विरुद्ध भले ही, और राजा ने और ऊपर से क्या कर दिया कि एक दो और बड़े कारनामे कर दिए। जैसे ये ड्यूमा बना तो ड्यूमा को ही भंग कर दिया, ड्यूमा को भंग कर दिया, भंग कर दिया। मात्र 75 दिन अभी ड्यूमा के हुए ही थे, 75 दिनों में ही ड्यूमा को इसने भंग कर दिया। फिर से ड्यूमा का गठन कराया, क्या हुआ, दूसरा ड्यूमा बना, ये फिर से इसको भंग कर दिया, इस बार 90 दिनों में भंग कर दिया। तो ये बार बार ड्यूमा को भंग। अब ड्यूमा के भंग होने से क्या हुआ कि ड्यूमा के जो सदस्य थे वो भी राजा से नाराज लग रहे थे कि भाई ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तो और क्या हुआ कि एक और घटना आपको घट गई कि पेट्रोग्राड में स्टील मिल ने अपने कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। अब इन सारी चीजों को देखते हुए लोग बड़े नाराज थे कि ये हो क्या रहा है। और ये घटना एक तरह से तत्कालिक घटना थी कि फिर से क्रांति को शुरू किया जाए। अब जब ये पेट्रोग्राड में स्टील मिलों ने अपने कर्मचारियों को भंग कर दिया, ये 1917 की बात है, 1917। अब क्या हुआ कि पुनः क्रांति शुरू हो गई, फिर से क्रांति शुरू हो गई। तो क्रांति का पुनः प्रारंभ है। अभी क्या हो गया भाई, ये पुनः प्रारंभ क्या हो गया। अब क्या था कि 1917 में बड़ी संख्या में महिलाओं ने राजा के पास पहुंच गए कि भाई हमको हमारा कुछ प्रतिवेदन है, हमारी कुछ मांगे हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। राजा ने क्या किया कि आदेश दे दिया गोली चलाने का। अब नतीजा क्या हुआ, लेकिन इस बार क्या हुआ कि सैनिकों ने कहा नहीं भाई, हम अपने लोगों पर, अपने ही नागरिकों पर हम गोली नहीं चलाएंगे। नतीजा क्या हुआ, अब तो राजा को झुकना पड़ गया। और राजा को झुकना पड़ा इसलिए वहां क्या किया कि जो आपके मजदूर संगठन थे और उनके साथ ड्यूमा के कुछ कर्मचारी मिल गए। अब मिलने के बाद राजा देखा कि भाई बड़ी मुश्किल हो गई, अब तो इस परिस्थिति का सामना करना कठिन होगा। तो कुछ सैन्य अधिकारियों ने राजा को परामर्श दिया कि भैया अब आप राज्य छोड़ दीजिए। तो हुआ क्या कि राजा क्या किया कि राजा अपने पद से त्याग दे दिया, पद से त्याग दे दिया। तो ये हम देखते हैं कि फरवरी रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि ये राजा अपने पद से त्याग दे दिया और हुआ कि नहीं, अब तो आपको एक रिपब्लिक की तरह शासन चलाना पड़ेगा। अब आप देखिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये फरवरी की क्रांति करने वाले जो लोग थे वो अपेक्षाकृत क्या थे कि लिबरल थे, मॉडरेट थे, थोड़ा उदारवादी थे। नतीजा क्या कि फरवरी की क्रांति जैसे हुई, अब लेनिन नाम का एक क्रांतिकारी जो अभी दूसरे जगह एग्जाइल की जिंदगी जी रहा था, यहाँ लौट आया
और यहाँ पर क्या हुआ कि अब कहा गया कि नहीं भाई, अब हम क्या करेंगे, एक रिपब्लिक बनाएंगे। अब रिपब्लिक बनेगा तो कैसा बनेगा, तो रिपब्लिक के लिए इन लोगों ने क्या किया कि सोवियत्स बनाने शुरू किए। सोवियत्स, अब कहेंगे ये सोवियत्स क्या है, तो आप भारत से ले लीजिए। जिस तरह हमारे संसद के 2 सभा हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो वहां भी ड्यूमा का कंसेप्ट तो आ चुका था, ड्यूमा तो काम कर रही थी, ठीक है, बार बार उसको आप निरस्त कर रहे थे या डिसमिस कर रहे, एबॉलिश कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने कहा कि सोवियत बनाएंगे, और पेट्रोग्राड में सोवियत बनी, और कई संगठनों के लोग, शहरी मजदूरों ने अपना अलग संगठन बना लिया, ग्रामीण मजदूरों ने अपना अलग अलग शहरों में अलग अलग सोवियत्स बनने लगे, और यह सोवियत्स को एक साथ मिलाकर कहा गया सोवियत्स। और इस क्रांति में जो सबसे बड़ी बात आई कि जो बाद की व्यवस्थाएं बनी, उसमें सुप्रीम सोवियत्स, कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 हाउस तो होंगे, एक सोवियत होगा, एक ड्यूमा होगा। तो ड्यूमा क्या होगा कि कम अधिकारों वाला होगा, और ये क्या होगा, सोवियत जो होगा वो अधिकार रखेगा। चलिए, एनीवे, अब तो इनको सोवियत बनाना था, तो ये सारे चीज हो रहे थे। अब तो एक प्रधानमंत्री भी वहां का रह किया ही चुका था, तो कर्नेस्की के प्रधानमंत्री, एज ए प्रधानमंत्री ये काम करना शुरू किया। लेनिन ने इनको शासन करना दिया, कहा कि नहीं हमको कुछ नहीं करना है। उसने क्या किया कि मजदूरों को संगठित करना शुरू किया, कहा कि नहीं भाई मजदूर हमारे संगठित होंगे और इनको काम करने दो। लेकिन इस नई सरकार से भी पूरी तरह नियंत्रण नहीं हुआ। अब लेनिन जब आता है तो लेनिन क्या करता है, लेनिन करता है क्या कि अपने लिए एक अपनी पार्टी का नाम ही बदल देता है, पार्टी का नाम बदल दिया। पहले क्या था, ये बोल्शेविक थे, अब इसने कहा कि नहीं मेरा नाम होगा कम्युनिस्ट। अभी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया, सेना के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, मजदूरों को, किसानों को, सभी लोगों को अलग अलग सोवियत दे दिया, और करते करते ये कर्नेस्की साहब तो इसको नियंत्रित करने में कामयाब हुए नहीं। अब नतीजा क्या हुआ कि फिर इस फरवरी रेवोल्यूशन के बाद क्या हो गया कि अक्टूबर रेवोल्यूशन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन, तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन में ये अक्टूबर 1917 में क्या हुआ कि सारे ये पूरा आपको क्रांतिकारी लोग महल पर हमला करने पहुंच गए। क्या हुआ, सारे लोग भाग गए। ये कर्नेस्की साहब जो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ये तो लापता ही हो गए, देश छोड़कर ही भाग गए। सारे मिनिस्टर्स को पकड़ लिया गया या उनका त्याग पत्र ले लिया गया, सब कुछ खत्म कर दिया, और पूरी तरह कहा कि नहीं भाई अब हमारा क्या होगा कि सोवियत के अधीन शासन होगा। तो इस तरीके से वो उसने एक सोवियत की सरकार बना ली। अब इस सरकार बनने के साथ साथ क्या हो गया कि प्रॉमिस तो बहुत ज्यादा कर रखे थे लेनिन ने, तो लेनिन ने जब तो कर लिया था, तो अब यहां हम लोग देखेंगे कि इस क्रांति का प्रभाव क्या था, प्रभाव क्या था। तो सबसे पहले, अच्छा इससे भी पहले हम देखें कि ये क्रांति क्या थी, सफल या असफल। मित्रों, फ्रांस की क्रांति एक सफल क्रांति थी। दुनिया के सबसे सफल क्रांतियों में जिन क्रांतियों का नाम लिया जाता है उसमें फ्रांस का और रूस का नाम लिया जाता है। वैसे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम अगर उसको भी क्रांति के रूप में देखें तो अभी एक अत्यंत ही सफल क्रांति थी।
तो सफल क्रांति हुई। अब कहेगा कि भाई जब सफल क्रांति हुई तो इसके परिणाम क्या है? तो अब हम लोग परिणामों की बात करेंगे, इसके प्रभावों की बात करेंगे। तो इसके प्रभावों को दो भागों में बांट कर हम लोग देख सकते हैं। क्या हुआ? आंतरिक। आंतरिक प्रभाव से हमारा मतलब है कि देश के अंदर क्या हुआ, देश के अंदर, रूस के अंदर, रूस के लोगों पर क्या हुआ। तो रूस के लोगों के लिए हुआ क्या कि इसने समानता ला दी। समानता, ये कौन सी समानता थी? राजनीतिक समानता से ही काम नहीं चला इनका। इन्होंने कहा कि नहीं भाई हम आर्थिक समानता ले रहे हैं। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि जमींदारों की जमीनें छीनकर किसानों में दे दिया, किसानों को दे दिया। और क्या किया भाई? तो इसके बाद एक और काम कर दिया, कहा कि नहीं भाई ये जो हमारे जो उत्पादन के जो साधन है, जितने भी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, इन सारे कंपनियों और फैक्ट्रियों को राष्ट्रीयकृत कर दिया, राष्ट्रीयकृत कर दिया। बैंकों का क्या किया? बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया। और क्या किया कि जो भी यहाँ पे अंतर थे, अंतर के जो भी साधन थे, उन सबको समाप्त किया। कहा कि नहीं भाई ये अब भेदभाव, आर्थिक रूप से जो भेदभाव थे ये नहीं चलेंगे। और क्या कर दिया कि एक USSR का गठन हो गया। ये USSR का यूनाइटेड सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ रूस, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रूस। ये आज जो आप अगर नक्शा देखेंगे रूस का और यूरोप का, तो आज तो 1991 के बाद तो ये 15 भागों में बट गया था। नहीं तो तमाम सारे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बेलोरूसिया, ये सारे भाग जो थे ये सब रूस के हिस्सा बन गए, एक संघ के रूप में आ गए। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा तो यह हुआ कि अब और क्या किया कि संपत्ति के संग्रह पर, संपत्ति संग्रह पर रोक लगा दी। कहा कि नहीं किसी के पास कोई संपत्ति नहीं होगी, पर रोक लगा दी। अरे कुछ दिनों के लिए तो इसने कहा कि नहीं भाई तुमको क्या करना है, तुमको नो यूज ऑफ करेंसी, कोई मुद्रा का प्रचलन नहीं, खत्म कर दिए। मुद्रा का प्रचलन समाप्त। अब मुद्रा नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा? कहा कि ठीक है, आपके सेवा का केवल अंकन किया जाएगा और आपके जरूरत के हिसाब से जिन सामानों की जरूरत होगी वो दिया जाएंगे। क्योंकि मुद्रा रखने का मतलब है कि आप फिर से धनी हो जाएंगे। धनी हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? पूंजीपति हो जाएंगे। और ये पूरी मार्क्स के सिद्धांत के विरुद्ध हो जाएगा। तो रूस का जो भी आंदोलन था, जो क्रांति थी, ये तो मार्क्स के सिद्धांतों से प्रभावित था।
लेकिन आगे चलकर देखा कि इसमें ज्यादा कठिनाई आने लगी, तो मुद्रा का प्रचलन पुनः शुरू कर दिया, पुनः आरंभ किया। लेकिन आरंभ करने के साथ साथ क्या किया कि इस पर एक तरह का रोक भी लगा दिया कि एक निश्चित सीमा से ज्यादा आप धन नहीं रख सकते। तो रूस के अंदर के सारे स्थितियां तो बदल गई। अब हम देखें अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों को, तो कहते हैं कि अब हम अंतर्राष्ट्रीय या बाह्य प्रभावों को देखें। रूस के क्रांतिकारियों का, लेनिन के बाद स्टालिन भी आ गया, तो उन लोगों का भी मानना था कि भाई हमारा उद्देश्य केवल रूस तक सुधार करना या रूस में समाजवाद लाना या साम्यवाद लाना नहीं है, हमको तो दुनिया को इसी डर्रे पर डालना होगा। तो ये जो इनकी कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बना, इंटरनेशनल बनने के कारण क्या हो गया कि कई देशों में इस कम्युनिस्ट पार्टी की शाखा, वहाँ के लोगों को कन्विंस किया, वहाँ से कुछ लोगों को ट्रेंड किया, उनको लिटरेचर दी, उनको फंडिंग किया, और नतीजा क्या हुआ, अब ब्रिटेन में एक अलग पार्टी बने। वो तो खैर नहीं चली, लेकिन वहाँ भी एक लेबर पार्टी आ गया, जर्मनी में बना दिया, फ्रांस में बना, सारे जगह जर्मनी में जो पार्टी बनी, जर्मनी में जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी, ये कम्युनिस्ट पार्टी चल नहीं पाई। क्यों भाई? इस समय क्या हो गया था कि ये वहां हिटलर का उदय हो रहा था, तो हिटलर के उदय के साथ ही इनको पूरी तरह से कुचल दिया। ब्रिटेन में क्या हो गया? लेबर पार्टी बन गया, ब्रिटेन में लेबर पार्टी बन गया, और तमाम सारे देशों में, तो अब पूरे दुनिया के जो देश थे, और इन प्रभावों को क्या था, इसने कहा कि अब हम क्या करेंगे, युद्ध की समाप्ति, युद्ध की समाप्ति। अब युद्ध की समाप्ति का मतलब क्या है? तो देखो 1914 ईस्वी में क्या हुआ था, याद होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट ईयर है, आप कहीं का पूरे इतिहास के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ईयर है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम वर्ल्ड वार। 17 में क्रांति हुई। यह युद्ध चला कब तक? 1918 तक, 1918 तक। लेकिन 1917 में रूस क्या हो गया? रूस युद्ध से अलग हो गया, युद्ध से अलग हो गया। अब जब रूस युद्ध से अलग हो गया और सभी जगह कम्युनिस्ट पार्टियां बनने लगी, तो युद्ध के बाद का जो समय आया, उस समय में पूरे दुनिया को दो ब्लॉक्स में बांट दिया। वैसे तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भी ब्लॉक्स बने थे, वो क्या थे? वो युद्ध करने के लिए ब्लॉक्स बने थे, ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल इंटेंट। सेकेंड में भी वही बना, एक्सिस पावर एंड ध्रुवीय शक्तियां। लेकिन यहां पर जो ब्लॉक बना, यह सामाजिक सिद्धांतों को, आर्थिक सिद्धांतों को लेकर बना कि दुनिया क्या होगी। अब रूस का कहना था कि दुनिया चलेगी साम्यवादी सिद्धांत पर, दुनिया चलेगी साम्यवाद से। बड़ा मुश्किल है। और उधर जो युद्ध में जो जीतने वाले जो थे, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका भी ज्वाइन कर लिया था 17 में, तो ये लोग कहे कि नहीं, इससे तो नहीं चलेगा, तो ये पूंजीवादी सिद्धांत को अपनाए। अब ये पूंजीवाद लगातार दोनों ही ब्लॉक कोशिश कर रहे थे कि एक देश इधर आ जाए, तो चलिए आगे चल के कम्युनिस्टों का भी काफी विस्तार हुआ। अरे 1925 में तो हमारे देश में भी कम्युनिस्ट पार्टी बन गई,
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आगे चलकर चीन से प्रभावित होकर सीपीएम भी बन गया। तो तमाम देशों में ये बन रहे थे और ये इनके ब्लॉक में भी लोग शामिल हो रहे थे। तो पूरा का पूरा देश, और जो देश साम्यवाद को स्वीकार किया उसको रूस का आर्थिक मदद, तकनीकी मदद, सैन्य मदद मिलना शुरू। जो पूंजीवाद सिद्धांत को शुरू किए उसका पश्चिमी देशों यानी अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इन लोगों का आर्थिक समर्थन। तो पूरे दुनिया में एक ऐसा स्थिति आ गया जिसको हम लोग कहते हैं कोल्ड वार। तो ये कोल्ड वार की स्थिति है। ये कोल्ड वार की स्थिति लंबे समय तक रही। इसमें सभी देश क्या थे, अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के पक्ष में थे, नई तकनीकों के खोज में थे, नई व्यवस्था कम्युनिस्ट विचारधारा का विस्तार करने के लिए, उधर पूंजीवादी धारा का विस्तार करने के लिए। और ये तब तक चला जब तक यूएसएसआर टूट नहीं गया। 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, रूसी संघ मतलब यूएसएसआर 15 भागों में बट गया, 15 देश संप्रभु और स्वतंत्र देश बने, तब जाके ये कोल्ड वार समाप्त हुआ। तो दोस्तों, मैं समझ रहा हूँ कि विषय आपके समझ में आया होगा। आप इस चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।